डूबती नैया में सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन यह कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालातों से ही हुआ है। जन्म तो काफ़ी नामी परिवार में हुआ था। गुजरात के सूरत में रहने वाले एक कारोबारी थे, जिनका जन्म के बाद उनके माता पिता के बीच ऐसा विवाद हुआ कि उनके बीच तलाक हो गया। दादी ने इसको पाला पोसा, पढ़ाई करवाई, विदेश भेजा, लेकिन जब कारोबार संभालने का समय आया तो कंपनी की खराब चल रही स्थिति की कमान सौंप दी गई। लेकिन ऐसे हालातों का सामना तो उन्होंने बचपन से ही सीखा है। मुश्किलों से भागने के बजाय उसका डटकर सामना किया और घाटे में चल रही कंपनी की नैया पार कराई। यह कहानी है देश के महान बिजनेसमैन सर रतन टाटा जी का। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में गुजरात के सूरत में हुआ था। सर रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनल स्कूल में की थी। इसके अलावा अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1962 में की थी। आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। आइए जानते हैं सर रतन टाटा का संघर्ष और सफलता की कहानी। सर रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें कमान सौंपी गई, उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय सर रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को इस झटके से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी बढ़ाने में भी सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना भी करना पड़ा था, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। इसके कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल व इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी भी दे दी गई। ये कंपनी भी उस समय घाटे में थी। आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा था। अब भले ही जिन दो कंपनी की कमान उन्हें दी गई थी उन्हें बंद करना पड़ा, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ में आ गई थी। जितने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफ़ी हद तक ऊपर उठाया था, उसे देखते हुए JRD टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज़ के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक इनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुआ, यानी ये भी इनके लिए मुश्किल दौर था। लेकिन रतन टाटा तो वाकई अनमोल रत्न थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज़ व इनकी अन्य कंपनी के अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी गई। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई बड़े प्रोडक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। सर रतन टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण भी किया और महंगी कारें भी बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। लखटकिया यानी लाख रुपए में कार लेने के सपने को भी साकार किया। रतन टाटा की महज 1 लाख रुपए की लागत वाली नैनो कार को दुनिया की सबसे सस्ती कार बताया गया।
28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर हो गए। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हालांकि सर रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव रहे और काम करते रहे। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर पर पहुंचाया जहां तक जाने का लोग सपने देखते हैं। कंपनी की वैल्यू 50 गुना तक बढ़ा दी। अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनी की मार्केट वैल्यू की बात करें तो एक अनुमान के हिसाब से जितनी उनकी कंपनियां हैं उनकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 117 बिलियन डॉलर यानी करीबन 8.25 लाख करोड़ है। इस वजह से महान है रतन टाटा। रतन टाटा अपने कमाई का 65% पैसा लोगों की मदद करने के लिए दान दे देते हैं। यही कारण है कि वो दुनिया के अमीर लोगों में शामिल नहीं हैं, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। यही वजह है कि लोग सर रतन टाटा को महान मानते हैं। अगर आप भी रतन टाटा को दिल से पसंद करते हैं तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।